हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पिनल कोड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पिनल कोड को जानने से पहले थोड़ा अपन जान लेते हैं कि एक सोसाइटी में पिनल कोड मतलब जिससे अपन जो क्रिमिनल्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनका बिहेवियर रेगुलेट करते हैं, उस कानून को पिनल कोड बोलते हैं। तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, वो कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले क्या होता है कि एक सिविलाइजेशन होती है। सिविलाइजेशन माने सिविल पीपल माने जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों। तो सिविलाइजेशन में हमेशा सोसाइटी जो रहती है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती है। ऑर्गेनाइज सोसाइटी में सभी का बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा। उसको बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अपन को क्रिमिनल लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्रिमिनल लॉ में जो ऐसे एक्ट्स या लाइबिलिटीज़ जो पनिशेबल हैं, वैसे एक्ट्स वो डिपेंड करते हैं पब्लिक ओपिनियन पर। अगर पब्लिक चाहेगी कि वो एक पनिशेबल हो तो पनिशेबल हो जाती है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि नया पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी अब इलीगल नहीं है, तो उसको अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है ना। तो इसी हिसाब से पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से पिनल लॉ भी किसी कंट्री का बदलता रहता है। अब हिस्ट्री को अपन ने पिनल लॉ की हिस्ट्री को अपन ने पाँच में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कहाँ से ये शुरू हुई, कहाँ ये ख़त्म हुई, आज जिस स्टैंड पर अपन है वहाँ तक कैसे पहुँचे अपन। तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, फिर एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, और फिर उसकी प्रोसेस जो अपन आईपीसी पढ़ते हैं उसकी प्रोसेस कैसे वो बनी। प्री हिस्टोरिक, जैसा आपकी आप जानते हैं कि पहले तो लोग वाग जो होते थे वो नोमैड्स हुआ करते थे। मतलब उनको वो उनकी खुद की लायबिलिटी थी खुद को प्रोटेक्ट करने की, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला प्रिंसिपल, मतलब माइट इज़ राइट वाला प्रिंसिपल चलता था कि जो शक्तिशाली उसका जो कार्य है वो सही है। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो व्यक्ति थे पहले कि आदि मानव, तो वो ट्राइब बनाए उनने। धीरे धीरे अगर सिविलाइज्ड हुए वो, जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो उन्होंने ट्राइब बनाए। ट्राइब्स में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति पकड़ते थे वो लोग, कोई गलत काम करते हुए पाया जाता तो ट्राइबल चीफ होता था, वो अपने हिसाब से पनिशमेंट उसको इन्फ्लिक्ट कर देता था। उसकी पनिशमेंट जो उसने दे दी उसको राइट मानते थे। ठीक है, आज आप जाएंगे नागालैंड वगैरह में तो भले ही अपन वहाँ पे कानून अपना लागू हो, लेकिन जनरली यही पता चलता है वहाँ पे कि ट्राइबल अपने हिसाब से वहाँ पे पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करते हैं। तो तब तो कोई कानून ही नहीं था, तो एग्जिस्टेंस पिनल लॉस की तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है लॉ ऑफ रॉन्ग्स का। लॉ ऑफ रॉन्ग्स मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कोई इंजरी की, अब उसी प्रपोर्शन में वो व्यक्ति उसको भी इंजरी कर देगा, यह है लॉ ऑफ रॉन्ग्स। ठीक है, इसमें क्या होता था, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लॉस सफर्ड बाय द विक्टिम। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को चोट मारी, तो फिर उतनी ही चोट वो या तो मुझको कर दे या अपने चोट के लिए वो कंपनसेशन ले ले। ठीक है, तो जो विक्टिम होता था ऐसी कंडीशन में उसको वॉट कहा जाता था, और जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन था वो वेरी करता था सोशल स्टेटस माने उसकी समाज में क्या पहुंच थी, उसके हिसाब से जो कंपनसेशन का अमाउंट था आज भी अपन देखते हैं तो वो वेरी करता है। और ग्रेविटी ऑफ इंजरी, कितनी उसने डेंजरस उसको इंजरी पहुंचाई है, लॉस किया है, उसके हिसाब से वो कंपनसेशन भी वेरी करता था। अब एंशियंट रूलर्स, जो हिंदू रूलर्स थे, उनके बारे में अपन अगर बात करें तो उस समय पिनल लॉस कैसे थे। तो एंशियंट रूलर्स मोस्टली हिंदू ही थे, उनका अपन बात करेंगे तो उनके हिसाब से वो अपने यहाँ जो पिनल लॉ रखते थे वो वेदास, मनुस्मृति, श्रुति स्मृति, अर्थशास्त्र और चाणक्य, इन सब में अपन को देखने को मिलता है कि अपने यहाँ पहले से ही एक कोडिफाइड पिनल लॉ का सिस्टम चला आ रहा था, जो आते आते बाद में ख़त्म हो गया, जो अपन ने फिर उसको फॉलो करना बंद कर दिया क्योंकि उसमें बहुत सारे बायस्ड लॉस थे और उनमें काफ़ी डिफेक्ट थे जो कॉमन सेंस के खिलाफ थे या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ थे। तो अपन जैसा कि देखते हैं कि एंशंट रूलर्स थे, अपन मनुस्मृति, कोड ऑफ मनु जिसको अपन बोलते हैं, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को कवर किया गया था। चाणक्य अर्थशास्त्र में भी अपन को देखने को मिलता है कि उसने थेफ्ट को कवर किया, रॉबरी को कवर किया, रेप जैसे इन जैसे क्राइम का उसमें मेंशनिंग था और उसको उसने कवर किया। उस हाईएस्ट पेनल्टी जो थी वो डेथ पेनल्टी थी। और सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों टाइप के ऑफेंसेस या जो अपन केसेस हैं उन टाइप को रेगुलेट करने के लिए दोनों टाइप के केसेस की कंडीशन इन सब जो सोर्सेज हैं एंशिएंट हिंदू लॉ के उनमें अपन को मिल जाते हैं। तो अब कभी कभी कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे जिनको कवर नहीं किया गया था, तो वहाँ पे क्या होता था कि रूलर जो है वो अपने हिसाब से या अपने जो भी जो वो हैं मंत्री वगैरह हैं उनकी
डिस्कशन करके उनके हिसाब से मोरलिटी और कॉमन सेंस के हिसाब से पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर देता था। और सोशल स्टेटस और कास्ट तब भी एक वाइटल रोल प्ले करता था जिससे पनिशमेंट वेराई करती थी। और कास्ट एक मेजर रोल प्ले करता था। जैसे पहले के टाइम पे जो ब्राह्मण होते थे उनको डेथ पेनल्टी देना बिल्कुल मना था, तो फिर उनको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते थे अपन। तो आप देख सकते हैं जैसे कास्ट के ऊपर से पनिशमेंट वेराई करता था। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, ये अपन इसको बाइस्ड क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, जो कास्ट पे बेसिस थी, तो इसलिए इसको ये आज फॉलो नहीं की जा रही है। तो सिस्टमेटिक क्रिमिनल लॉ एग्जिस्ट वैसे तो करता था पहले एंशिएंट टाइम में। फिर मिडीवल टाइम में क्या हुआ कि जैसे जैसे अपना जो टाइम बदला तो मुस्लिम रूल आया, तो उनने अपने हिसाब से कुरान और सुन्ना कोड ऑफ कंडक्ट जिसको अपन बोलते हैं उसको हिंदू सिटीजन है उन पर भी लागू करने चालू कर दिया। सिटीजन का कॉन्सेप्ट तो तब था नहीं, जो भी अपने यहाँ की पॉपुलेशन थी उनने सब पे लागू किया वो। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल उनके भी थे जिससे वो पनिशमेंट डिसाइड करते थे। कियास था मतलब रिटेलिएशन, अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ, वही है लॉ ऑफ रॉन्ग्स के बेसिस पर है ये, मैंने आपका अगर हाथ तोड़ा है तो आप भी मेरे को भी उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जिससे आपका बदला पूरा हो जाए। फिर आप देयत मांग सकते थे, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए उस इंजरी के लिए तो ब्लड मनी उसको बोलते थे, आपको वो भी मिल जाता था। और कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे हद कहते थे उनको, जिनके लिए पेनल्टीज फिक्स थी, उनके लिए पनिशमेंट फिक्स थी। और ताज़ीर ऐसे ऑफेंसेस बोले जाते हैं जिनमें डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट थी, जजेस के ऊपर था। जजेस तो उस टाइम नहीं थे, मौलवीज़ के ऊपर था जो कुरान और बाकी सब चीज़ों में जानकारी रखते थे, वो अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट भी दे देते थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा डिस्क्रिशन का जहाँ सिस्टम आ जाता है वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ रहता है मामला, क्योंकि अपनी पर्सनल इम्यूनिटी वगैरह निकालने के लिए भी कोई उस टाइम जुडिशल रिव्यू जैसी चीज़ तो थी नहीं, तो कोई भी किसी को भी कैसे भी टांग सकते थे। ये रूलर का हिसाब है, कभी कहाँ भी कुछ भी कर सकता था। तो ब्रुटल टाइप ऑफ पनिशमेंट पहले रहती थी। जैसे भैया चोरी की तो चॉप उसके हाथ ही काट दिए चोरी के लिए, कि आगे चल के चोरी नहीं कर पाया। अगर उसने कोई झूठ बोला है किंग के कोर्ट में तो उसकी जबान काट दी जाती थी। आजकल ये आपको पनिशमेंट ऐसी कोई खास बात नहीं है, आपको ईरान अफगानिस्तान वगैरह में आपको मिल जाएगी, इराक वगैरह जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आज भी ये सिस्टम है। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं था कि जिसमें सभी को अनबायस तरीके से और यूनिफॉर्मली कवर किया जा सके मुग़ल रूल्स के अंडर में, या फिर अपन उसको मिडीवल रूल में भी अपन को नहीं मिलता है। ठीक है, तो और ये आज लागू क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस, कॉमन सेंस और गुड गवर्नमेंट के खिलाफ था, जिससे कि इसको फॉलो करना अपन ने बंद कर दिया है ना। तो फिर अब मॉडर्न एरा की बात करेंगे अपन। मॉडर्न एरा में ब्रिटिशर्स आए। उन्होंने सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772, सबसे पहले जैसे अपन जानते हैं 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया। चार्टर मतलब पावर ग्रांट की किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जाएं इंडिया से ट्रेड करें। इंडिया से ट्रेड करने के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दी जाती है, जैसे आप वहाँ पे अपने हिसाब से अपने लिए रूल्स बना सकते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसी पावर को एक्सरसाइज रेगुलेट करके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 में एक क्रिमिनल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया, जिसको अपन फौजदारी अदालत बोलते हैं हिंदी में, क्रिमिनल कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब उसमें जस्टिस कौन देता था, तो उसमें काजीज होते थे, मुफ्ती होते थे और मौलवीज होते थे। तो और जो पार्टीज होती थी, जैसे एक्यूज या विक्टिम है, उसको उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से डील किया जाता था, हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब यूरोपियन जजेस 1793 में इन कोर्ट्स में अपॉइंट कर दी गए। 1772 शुरुआत में कौन था यहाँ पे जब ये एस्टेब्लिश किए गए, तो काजी, मुफ्ती और मौलवी। एक वॉरेन हेस्टिंग का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ही क्रिमिनल कोर्ट्स की एस्टेब्लिश की सबसे पहले। फिर 1793 में यूरोपियन जजेस अपॉइंट कर दिए गए इन कोर्ट्स में, उनको असिस्ट करते थे, लेकिन जज कौन रहता था, यूरोपियन जज रहता था एक। फिर अपीलेट कोर्ट भी एस्टेब्लिश किए गए, साथ साथ कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जिसको अपन बोलते हैं AK ऑल्सो नोन एज सरदार निजामत अदालत, जो ये अपीलेट कोर्ट्स थे उनकी भी अपील होती थी यहाँ पे। ठीक है, तो यूरोपियन जजेस फॉर रेफरेंस नाउ स्टार्टिंग। अब उन्होंने देखा कि ये मुफ्ती मौलवीज तो अपने हिसाब से कुछ उनके कॉमन सेंस के हिसाब से उस पनिशमेंट वो बताते वो सूट नहीं करती थी, तो उन्होंने अपने यहाँ के लॉस को रेफ़र करना चालू कर दिया। उन्होंने इंग्लिश लॉस को देखना चालू कर दी, तो इंग्लिश लॉ ऑफ क्राइम उसके हिसाब से अब वो पनिशमेंट देने लगी यूरोपियन जज। तो अब कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आने लगे, कन्फ्यूज़न होने लगा। कहीं पर उन्होंने इंग्लिश लॉ के हिसाब से दिया, कहीं ने उन्होंने मुस्लिम लॉ के हिसाब से दिया, कहीं हिंदू के ऊपर कोई हिंदू जजमेंट आया
तो वह डिस्कशन कन्फ्यूज़न टाइप की क्रिएट हो गई। तो उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए क्या किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत एक सिंगल लेजिस्लेशन का सिस्टम आया फॉर द होल ओवर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उसमें क्या होता था कि पूरे भारत के लिए आप एक सिंगल लेजिस्लेशन लाने की पावर किसके अंतर्गत दी गई, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत। अब जो वेरियस टाइप ऑफ प्रिंसली स्टेट थे, सॉरी, तो इंडिपेंडेंस तक उनने अपने खुद के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चालू किया। भले ही आईपीसी अपन जानते हैं कि 1862 में लागू हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंस तक प्रिंसली स्टेट 562 प्रिंसली स्टेट्स थे अंटिल इंडिपेंडेंस, उनने अपने हिसाब से अपने स्टेट्स में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चालू कर रखा। ठीक है, तो अब आईपीसी कैसे आई, आईपीसी क्या है, सबसे पहले उसको जानेंगे कि आईपीसी एक है डाइजेस्ट है। डाइजेस्ट मतलब बोलते हैं एक, आप बोल लीजिए एक बुक है, या आप बोल सकते हैं एक कोड है। बेसिकली आप कॉमन सेंस में इसको देखें तो बुक है जिसमें सारे जनरल क्रिमिनल ऑफेंसेस जो एक व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है उसके लिए उनकी डेफिनेशन दी गई है और उनकी पनिशमेंट दी गई है। सिंपल सेंस में आप उसको ये समझिए। ठीक है, लॉ तो पहले ये बाद में है, पहले ये क्या है, एक ऐसी डाइजेस्ट, एक ऐसी बुक है जिसमें सारे पनिशमेंट्स दिए गए हैं, सारे ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ ज़रूरत थी, इसलिए आईपीसी लाई अंग्रेज़ों ने एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ के लिए। आर्बिट्रेरीनेस हटी इससे, मतलब जो अपने हिसाब से पनिशमेंट देने वाला सिस्टम था उसको हटाने के लिए आईपीसी लाई गई। फिर ईज़ ऑफ डूइंग जस्टिस, इसको क्या बोलते हैं, कोई कठिनाई ना आए आपको जस्टिस देने में, आपको डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करना ना पड़े। थोड़ा बहुत अभी भी होता है आईपीसी में डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़, लेकिन अपने हिसाब से एक मेजर डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट देने का आपका जो वो है हट गया था। तो रिमूविंग कन्फ्यूज़न भी हटेगी इससे, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लाएंगे। और पर्सनल लॉस के ऊपर इसमें नहीं रखा गया था, इसमें जो भी व्यक्ति था भारत के अंदर रहता था उस पर ही लागू होती थी। तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला कि अपन को एक यूनिफाइड और कॉमन क्रिमिनल लॉ की ज़रूरत है ब्रिटिश इंडिया के लिए। तो उसके बाद चार्टर एक्ट जैसे ही 1833 में आया तो उसके लिए फर्स्ट लॉ कमीशन गठित हुआ। लॉ कमीशन का काम क्या रहता है कि वो एग्जिस्टिंग लॉज को रिव्यू करता है और उसको देखता है कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, उनको दिक्कतों को उनका सॉल्यूशन भी भेजता है अपनी गवर्नमेंट के पास। जैसे अपन लॉ कमीशन की जनरली बात की जाए तो लॉ कमीशन का यही काम रहता है, एग्जिस्टिंग लॉज को रिव्यू करना, उनमें रिकमेंड करना, और नई जो चीज़ें उनकी ज़रूरत है उनको भी रिकमेंड करती है लॉ कमीशन। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि करंट लॉ कमीशन कौन सा है और उसके चेयरमैन कौन है, आप बताइए। और फर्स्ट लॉ कमीशन के तो चेयरमैन अपना मैकॉले सर ने बोला कि अपन को इंडिया के लिए वो चाहिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, तो उन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन के, भैया आप ही बन जाओ चेयरमैन इसके और फिर बताओ कैसा क्रिमिनल कोड अपन ब्रिटिश इंडिया पर दे। तो 1834 में चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत और अदर्स मेंबर इनके साथी भी थे, मैकलॉयड, एंडरसन और मिलेट, फिर उनको अपॉइंट कर दिया गया कि आप ड्राफ्ट बनाओ और सिचुएशन देखो वहाँ की, तो जैसा आप बोलोगे वैसा पिनल कोड हम लागू कर देंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ों का यूज़ किया, नेपोलियनिक कोड, एडवर्ड लिविंगस्टन लुइसियाना सिविल कोड ऑफ 1825, इन सब लॉज का भी उन्होंने यूज़ किया उस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। तो उन लोगों ने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया। 1834 में उनको कमीशन में जगह दी गई, फिर उन्होंने 1837 तक एक ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नर जनरल को दे दिया। अब ड्राफ्ट गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया या फिर उसमें कुछ दिक्कतें थी तो उसको, या फिर उसकी उस समय उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी रीज़न हो सकता था, तो फिर इस ड्राफ्ट को 2 सब्सिक्वेंट कमीशन, बाद में 2 कमीशन और गठित किए गए, उनके द्वारा इस ड्राफ्ट को रिवाइज़ किया गया। मतलब उसमें कुछ क्या दिक्कत रह गई थी या कुछ कमियां रह गई थी उनको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हु रिवाइज द इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट, तो इसमें बेंथ्यूम और पीकॉक ये ज़रूरी नाम है, इसको आप नोट डाउन करें, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। बेंथ्यूम, पीकॉक, लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन मैकॉले, एंडरसन, मिलेट, और एक और रह गया है मैकलॉयड, एंडरसन, मिलेट, इसको याद रखें। और रिवीजन बाय बेंथ्यूम एंड पीकॉक, तो उनने लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पूरा रिवाइज सब हो के ना 1856 में डिस्कशन के बाद ये पास हो गया और रिसीव की इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की जो एसेंट है, एसेंट माने परमिशन है, उसने रिसीव की 6 अक्टूबर 1862। तो ये अब ड्राफ्ट लॉ कब बना, 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन लागू कब हुआ ये, जनवरी 1 1862 को। अब इसमें इतना गैप क्यों रखा गया, लॉ तो बन गया था और लागू इतनी देर बाद क्यों हुआ, क्योंकि
एकदम से आप पीनल लॉ लाएंगे, व्यक्ति को मालूम तो है नहीं है, सबसे पहले उसको टाइम दीजिए जब वो कानून उससे वो हो पाएगा, थोड़ा इंटरेक्ट कर पाएगा, या उसको मालूम तो हो कानून क्या है। तो 2 साल का समय दिया गया उसको जान लेने के लिए कि भैया आईपीसी आ रही है, आप इसको देखें और आगे चल के इसके हिसाब से पनिशेबल होंगे सारे ऑफेंसेस। तो फिर जनवरी 1 1862 को ये लागू हो गई। और आईपीसी अपनी पिनल कोड है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान में भी इसको यूज़ किया गया है। जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड थी, जो अब आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पर भी आईपीसी लागू कर दी गई। बांग्लादेश में भी इसको यूज़ किया गया है। और जो भी ब्रिटिश इंडिया था पहले, तो ब्रिटिश इंडिया में बहुत बड़ा था ब्रिटिश इंडिया, आज का इंडिया बहुत छोटा है, फिर भी जम्मू कश्मीर से अब आईपीसी लागू होती है, रणबीर पिनल कोड हटा दी गई है। और आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, जिसको डिवाइड किया गया 22 चैप्टर्स में। ठीक है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी होगा। तो ये है आज का पहला मेरा लेक्चर।